स्कूल ऑफ थॉट की किताबें हैं। इसके बारे में भी MCQ आ सकता है, आप नोट कर सकते हैं। जो दोस्त जो मेरे स्टूडेंट और जो मेरे कोलीग्स अपकमिंग हमारे बडिंग लॉयर्स जो हैं जो घर बैठे फेसबुक पे इसको देख रहे हैं, वो ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो नोट कर लें कि फतहुल कादिर, फतावा काजी खान, आपको अक्सर जजेस के डिसीजन में भी इसका हवाला जो है वो मिलेगा। अभी पीछे महर के ऊपर जो एक जजमेंट आई है उसके अंदर भी इसका हवाला है, ये फतावा काजी खान का। इसके बाद फिर दरुल मुख्तार और फतावा आलमगीरिया और सिराजिया, ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं हनफी स्कूल ऑफ थॉट की। नेक्स्ट है, अब आपका दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जी मालिकी स्कूल ऑफ थॉट। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट, इसके जो इमाम मालिक है उनका ओरिजिनल नाम अबू अब्दुल्ला मालिक बिन अंस था। जिस तरह मैंने आपको नाम याद करवाया अबू हनीफा का, इसी तरह इमाम मालिक का भी असल नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपसे ओरिजिनल नेम पूछ सकता है इमामीन का। तो इसमें ही वाज बोर्न इन मदीना, दैट्स व्हाई हिज स्कूल ऑफ थॉट इज आल्सो कॉल्ड एज मदनी स्कूल ऑफ थॉट। इवन कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली हदीस भी कॉमनली मदीना से रिलेटेड और उस मस्कन से रिलेटेड जो है वो आपको इंक्लूड करते हैं। और इमाम मालिक के बारे में ये भी है कि हिज इंसेस्ट्रल होम वाज यमन, बट हिज ग्रैंडफादर सेटल्ड इन मदीना आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम। जब इस्लाम कबूल किया इनके बड़ों ने, इनके जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने, तो फिर ये मदीना में सेटल्ड हो गए, बेसिकली यमनी थे, ठीक है जी। और उसके बाद जो इनका नाम है, अच्छा डेट ऑफ बर्थ किसी जगह मौजूद नहीं है, सिर्फ ईयर्स मौजूद हैं 715 AD एंड डेथ का ईयर जो है वो 795 AD है, ठीक है जी। इन दोनों टर्म्स को या इन दोनों ईयर्स को जो है वो माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इमाम मालिक की जो किताब है दैट इज़ कॉल्ड किताब अल मुअत्ता। इसको अल मुअत्ता भी लिखा जाता है, किताब अल मुअत्ता भी लिखा जाता है, या मुअत्ता इमाम मालिक भी लिखा जाता है। तो तीनों नाम जो हैं वो पॉपुलरली आपकी किताबों में, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अदरवाइज ये नाम आपके जो है वो रिलेट किए जाते हैं किताब अल मुअत्ता। अच्छा, ये अर्ली सर्वाइविंग बुक है इस्लामिक लॉ एंड हदीस की। ये कहा जाता है कि ओरिजिनली इसके अंदर जो है वो 1720 जो है वो अहादीस थी, लेकिन रिवाइज एडिशन के अंदर उन्होंने रिड्यूस करके इसको इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ले, लेकिन पहले ऑलरेडी इसके अंदर 10,000 अहादीस मौजूद थी। तो माइंड में रखें कि मुअत्ता इमाम मालिक में सबसे पहले इमाम मालिक ने 10,000 के करीब जो अहादीस थी वो मुरतब की, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में जो हमारे पास अभी मौजूद है या रिटेन किया है या हमारे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके अंदर 1720 अहादीस सिर्फ मौजूद हैं। बाकी तमाम अहादीस को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया किसी भी किस्म के सिचुएशन के ऊपर। कभी कोई सहाबी उसमें से मिसिंग है, कभी कोई और कॉन्टेक्स्ट है, कभी कोई और कॉन्टेक्स्ट है, तो किसी भी चीज़ के ऊपर जो है उन्होंने इन चीज़ों को जो है रिलेट करके 10,000 से डिक्रीज़ करके इसको 1720 के ऊपर। तो ये नंबर जो है पूछा जा सकता है कि मुअत्ता इमाम मालिक कंसिस्ट ऑफ डैश अहादीस, तो नंबर ऑफ अहादीस नीचे दिया होगा 1500, 1200, 1720 या 10,000, तो आपने किसी एक पे टिक करना होगा, तो 1720 को जो है वो माइंड में रखिएगा। फिर जी फॉलोअर्स ऑफ इमाम मालिक जो हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं या किस किस रीजन में जो है वो मालिकी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एप्लीकेबल है, उसको आपने उसमें मेंशन करना है। स्पेन है, नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका है। मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वो मालिकी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। इस तरह स्पेनिश जो हमारा अर्ली जहाँ से जो है वो इस्लामिक जो सिविलाइजेशन और इस्लामिक लॉ जहाँ से जो है इंक्लूड हुआ था, वहाँ पे आज भी जो आपको जो फ़िका मिलेगी वो आपको मालिकी स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके फॉलोअर्स ज़्यादा मिलेंगे। स्पेन, इसी तरह इसके साथ ट्यूनिस, अल्जीरिया, मोरक्को, लिबिया, कतर, बहरैन, ये सारे रीजन्स जो हैं ये मालिकी स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करते हैं, या मोस्टली इनके अंदर जो है वो मालिकी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अप्लाई करता है। और इसके किताबों में मैंने सबसे पहले इमाम मालिक की किताब इंक्लूड की, मुअत्ता इमाम मालिक। इसके बाद किताबुल सुन्ना और किताबुल मनासिक, ये दो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट किताबें हैं जिनके बारे में वो पूछ सकता है। मुअत्ता इमाम मालिक का तो पिछली मरतबा उसने सवाल पूछ लिया है, इस मरतबा किताबुल सुन्ना या किताबुल मनासिक जो है इसको माइंड में रखिएगा, ये भी मालिकी स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, नाउ वी टर्न टू शाफी स्कूल ऑफ थॉट। मेनली द नेम ऑफ इमाम शाफी वाज अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इदरीस अल शाफी। तो इदरीस का नाम ज़रा मोस्ट कॉमनली आपने अपने माइंड में रखना है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये उनकी कुनियत थी और आगे अल अदरीस अल शाफी ये पूरा उनका नाम था, ठीक है जी। तो ये नाम आपने रखना है और ये बेसिकली हाशमी फैमिली से थे। और ही वॉज बॉर्न इन गज़ा, ठीक है जी, इन 767 AD।
अब डेट ऑफ ईयर जो है ईयर जो है वो आपने माइंड में रखना है, दैट इज 767। अब ये ना आपके मिक्सअप हो जाएंगे, तो आपने चारों इमामों के जो डेट ऑफ बर्थ ईयर्स हैं और डेथ ईयर्स हैं इनको सेपरेट अपने पास नोट करके रखना, ताकि अगर इसके ऊपर कुछ सवाल आए तो आपको रेडिली आपको माइंड में हो कि इनका डेट ऑफ ईयर, बर्थ ईयर और डेथ ईयर जो है वो कौन सा है। ही वॉज बेसिकली फॉलोअर ऑफ इमाम मालिक, ये भी ज़हन में रखें, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है कि विच इमाम वाज फॉलोअर ऑफ इमाम मालिक। तो इमाम शाफी इमाम मालिक के स्टूडेंट थे, इमाम शाफी के स्टूडेंट इमाम अहमद बिन हंबल थे, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो ये दोनों तीनों इमाम जो हैं बड़े इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है जी, और बेसिकली मुहद्दिसीन हैं। आप ज़हन में रखें इमाम अबू हनीफा सिर्फ फ़िक़ी इमाम है प्रॉपर जिन्होंने फ़िक़ा मुरत्तब की, उसके बाद इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हंबल ये मुहद्दिसीन है, इन्होंने फ़िक़ा की बजाय हदीस को मुरत्तब किया, हदीस को कंपाइल किया, ठीक है जी। मैं अभी इमाम अहमद बिन हंबल पे भी आऊँगा। बेसिकली ही वाज फॉलोअर ऑफ इमाम अल शाफ़ी। चूँकि इमाम मालिक बहुत बड़े मुहद्दिस थे तो उनके स्टूडेंट भी, हालांकि इमाम शाफ़ी का फ़िक़ा के ऊपर भी बहुत काम है, अल-शिफ़ा किताब इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और भी कई इंपॉर्टेंट किताबें हैं, लेकिन फ़िक़ा से रिलेटेड इनका काम इसके अलावा और फिर साथ सुन्नत की तरतीब या उसकी मुरत्तब करने के लिए भी काम बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ही पोजेस्ड ए वेरी शार्प मेमोरी, इवन के कुरान याद करना बड़ा आसान है, हदीस की किताब याद करना बहुत मुश्किल है। इनको मुअत्ता इमाम मालिक ज़ुबानी याद थी। इमाम शाफ़ी वाज सो शार्प माइंडेड और इनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ही मेमोराइज द होल बुक ऑफ मुअत्ता इमाम मालिक, अपने इमाम की, अपने टीचर की, ठीक है जी, और फिर ऑनवर्ड आगे। अच्छा जी, इनके नज़दीक अब इस स्कूल ऑफ थॉट की एक बेसिक बड़ी टिपिकल किस्म की एक फ़िलासफ़ी है, उससे रिलेटेड भी MCQ आ सकता है, तो वो भी मैंने अपनी स्लाइड में उसको इंक्लूड कर दिया है। He allowed greater scope to ijma and rejected इमाम अबू हनीफा's juristic equity। बेसिकली इमाम शाफ़ी ने इमाम अबू हनीफा की क्वाइंट करता जो इस्तेहसान का मोड था या इस्तेहसान की जो स्ट्रेटजी थी या इस्तेहसान का जो सब्सिडरी लॉ था, दैट इज़ ज्यूरिस्टिक इक्विटी, उसको उन्होंने डिनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा मैंने इस्तेहसान फ़कत शारा, जिसने इस्तेहसान किया उसने नई शरीयत बना ली, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है जी। तो इसलिए ये इजमा को ग्रेटर स्कोप देते थे, और ख़ास तौर पर इजमा ऑफ द अहले बैत, इजमा ऑफ द मदीना, इजमा ऑफ द सहाबा, ठीक है जी, कि जिन असहाब रसूल ने इजमा किया है उनको ये ग्रेटर स्कोप देते थे, बाकियों को इतना ग्रेटर स्कोप। और सबसे ज़्यादा इन्होंने इमाम अबू हनीफा की ज्यूरिस्टिक इक्विटी को जो है वो डिनाउंस किया कि ये एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, या इसके ऊपर आपको जो है वो इन्हिसार नहीं करना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह। आप जो है इजमा को जो है फॉलोअप करेंगे, अगर इजमा से आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो इंडिपेंडेंट इज्तिहाद है आपका, ठीक है जी, या क्यास के ऊपर आप चले जाते हो। इमाम रोड सेवरल बुक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड मोस्ट वेल नोन विच इज़ किताबुल उम, इसको आप अंडरलाइन करें या इसको आप लिख लें कि शाफ़ी की मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब जो रेलेवेंटली पूछी जा सकती है आपके MCQs के अंदर, दैट इज किताबुल उम, ठीक है जी, विच इज़ द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स एंड लेक्चर्स ऑफ इमाम। और कई जामियात के अंदर जो कि इजिप्ट, ख़ास तौर पर मिस्र के अंदर, वो एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। इमाम शाफ़ी की जो बुक्स हैं, ख़ास तौर पर किताबुल उम जो है एज ए टेक्स्ट बुक जो है वो अपने रिलीजियस स्कॉलर्स को पढ़ाते हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा। अब इमाम अबू हनीफा की किताबें भी मैंने आपको बता दी, किताबुल अकबर, ठीक है जी, उसके बाद मुअत्ता इमाम मालिक, ठीक है जी, उसके बाद किताबुल उम जो कि डायरेक्टली एसोसिएट की जाती है विद इमाम अल शाफ़ी, ठीक है जी। इसके अलावा अर्रिसाला, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनकी किताब है, ये इस्लामिक लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस पे है, ठीक है जी, उसमें सिर्फ इमाम के लेक्चर्स हैं, ठीक है जी, ऑन डिफरेंट राइटिंग्स हैं, डिफरेंट मकालाज हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं। जो इस्लामिक लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर जो उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, इट्स नेम इज़ अर्रिसाला, ठीक है जी। अगर किसी को दोस्त को चाहिए भी होगी तो ये सारी किताबें PDF फॉर्मेट में मौजूद हैं, आप लोगों को मिल भी सकती हैं, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन पहले अपना लॉग ऐड क्लियर कीजिएगा, ठीक है जी। ये किताबें बाद में पढ़नी है आपने। अच्छा आगे चलें जी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, the Shafi doctrine was most important and prominent in Egypt, and to this day the Imam of Al-Azhar Mosque is always a Shafi। अल-अज़हर मॉस्क मोस्ट इंपॉर्टेंट जामिया है, जामिया अल-अज़हर, जहाँ से आपके रिलीजियस स्कॉलर्स बनते हैं। जैसे अगर आपके बैरिस्टर्स बनते हैं तो हम लिंकन इनका नाम लेते हैं, अगर कोई LLM बनता है तो हम आपके सामने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का नाम लेते हैं। तो जो आपके रिलीजियस स्कॉलर्स की जो नर्सरी कह लें या उनका जो एक पीक, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इदारा है पूरी दुनिया में, वो जामिया अल-अज़हर है। और जामिया अल-अज़हर का आज भी जो कह लें कि चांसलर होगा या रेक्टर होगा या उसका हेड होगा, वो शाफी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता होगा, ये उनका एक प्रैक्टिस है।
ये उनकी एक क्या है, प्रैक्टिस है। जैसे कि आपको अपने प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए एक एफिडेविट देना पड़ता है, ठीक है जी, तो इनको भी ज्वाइन करने से पहले जो है वो एफिडेविट देना पड़ता है कि आई बिलोंग टू शाफी स्कूल ऑफ थॉट एंड देन ही इज़ अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द जामिल अज़हर, ठीक है जी। अच्छा, लास्टली इमाम शाफी के जो फॉलोअर्स हैं वो मोस्टली आपको इजिप्ट में मिलेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, यमन और फ़लस्तीन में मिलेंगे। ये रीजन्स हैं। आपने, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, बर्थ ईयर, डेथ ईयर, ओरिजिनल नेम, कहाँ के रहने वाले थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी थी, इनके शागिर्दों के नाम क्या थे, और फिर किस किस रीजन में इनका स्कूल ऑफ थॉट प्रैक्टिस किया जाता है, ये लाजमी रट के जाना है आपने, क्योंकि इसके ऊपर आपके कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो पिछली मरतबा, उससे पिछली मरतबा पूछे भी गए हैं और मज़ीद भी आ सकते हैं, ठीक है जी। तो जो शाफी स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स हैं ये बेसिकली दे आर फाउंड इन इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, यमन एंड फ़लस्तीन, ठीक है जी। नेक्स्ट सर, नाउ वी टर्न टू हम्बली स्कूल ऑफ थॉट, अबू अब्दुल्ला अहमद बिन मोहम्मद अल हम्बल, ये ज़हन में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अहमद बिन हम्बल इनको कहा जाता है, ठीक है जी, इमाम अहमद बिन हम्बल, ठीक है जी। इसीलिए इनकी किताब भी जो हदीस के ऊपर है उसको भी मसनद इमाम अहमद कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ही वाज बोर्न इन बगदाद, बर्थ ईयर 780 और डेथ ईयर 855 AD, ठीक है जी। ही वॉज डिसाइपल ऑफ इमाम शाफी एंड इमाम अबू यूसुफ। अब ये वाहिद इमाम है जिन्होंने दो डिफरेंट फ़िका के उस्तादों से फ़िका और हदीस पढ़ी। फ़िका उन्होंने पढ़ी इमाम अबू यूसुफ से जो कि डिसाइपल थे इमाम अबू हनीफा के, ठीक है, और हदीस किससे पढ़ी, इमाम शाफी से जो कि इमाम मालिक के उस्ताद थे। तो इनके ऊपर मुहद्दिस होने का भी एक टैग लगा और फ़िकी इमाम होने का भी एक जो है वो टैग लगा, ठीक है जी। तो ये दो इमामों से इन्होंने जानवे तिलमज़ जो है वो हासिल किया, इमाम शाफी से और इमाम अबू यूसुफ से, ठीक है जी। अब इनमें सेग्रीगेट कर लीजिएगा, इमाम शाफी इमाम मालिक के स्टूडेंट और इमाम अबू यूसुफ इमाम अबू हनीफा के स्टूडेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट, अमंग्स द वर्क्स ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल इज़ द ग्रेटेस्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन सुन्ना को बोलते हैं, हदीस को बोलते हैं, ट्रेडिशंस कॉल्ड मसनद। तो पूरा नाम क्या है, मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल या मसनद इमाम अहमद, नॉर्मली ये नाम वहाँ पे लिखे जाते हैं। It was compiled by his son from his lectures and enlarged by supplements containing over 28,000 traditions. अब ज़ेन में रखे, मौता इमाम मालिक के अंदर 10,000 हदीस थी, उसको डिक्रीज करते करते 1720 पे ले आए, और मौता इमाम मालिक के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हदीस की किताब मिलती है वो इमाम अहमद बिन हम्बल की है, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में। उसके अंदर कितनी अहादीस हैं, 28,000। तो बेसिकली ये लिखा जा सकता है हाउ मेनी अहादीस और ट्रेडिशंस आर फाउंड इन मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल। नीचे 3-4 आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आपने 28,000 को टिक करना है, और यहाँ फिर ऊपर आपको दे दिया जाएगा 28,000 हदीस वर कंपाइल्ड इन द फॉलोइंग या अमंग्स द फॉलोइंग बुक। मौता इमाम मालिक दे देंगे, किताबुल अकबर दे देंगे, मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल दे देंगे और अर-रिसाला दे देंगे। तो आपने उसमें मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल को टिक करना होगा 28,000 अहादीस के हवाले से, ठीक है जी। अब इनके जो दूसरे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, दे आर कॉल्ड एज किताबुस सलात एंड किताबुल सुन्ना, बेसिकली मुहद्दिस, ठीक है जी। तो उनकी जो पूरी जूरिस्प्रूडेंस है वो भी सलात और सुन्ना और उनसे रिलेटेड जो है वो उससे रिलेट करती है या उसी के गिर्द जो है वो घूमती है। इन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम हम्बली इज टुडे प्रेजेंट एज अ स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ 4 सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, हनफी स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद मालकी, देन शाफी, और सबसे जो स्मॉलेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है इट इज कॉल्ड एज मालकी स्कूल ऑफ थॉट, एंड इट इज ओनली कन्फाइंड टू द मिडल ईस्ट कंट्रीज। आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हम्बली स्कूल ऑफ थॉट मिलेंगे, बल्कि मोस्ट कॉमनली सऊदी अरेबिया में भी आपको डोमिनेंट रोल जो है, डोमिनेंट प्रीचिंग जो है वो आपको हम्बली स्कूल ऑफ थॉट की मिलती है, ठीक है जी। हम्बली स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी सुन्नी ये वहाबी तहरीक है या वहाबीज़म जो है, ये भी दे आर आल्सो कॉल्ड एंड दे आर आल्सो फॉलोअर्स ऑफ हम्बली स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है जी। मैंने मेंशन नीचे कर दिया है, इस पे वैसे सवाल तो नहीं आएगा, ये इससे रिलेटेड जो आपकी वहाबी सिचुएशन है, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज सिर्फ इंक्लूड किया, ये इसको ऐड नहीं कीजिएगा। लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर जो हम्बली स्कूल ऑफ थॉट है ये प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस किया जाता है, या इसकी प्रीचिंग जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट, शियाज में मैंने जैसे कहा 12ers हैं, 5ers हैं और 7ers हैं और 5ers हैं। 12ers जो हैं वो इस्नाल अशरी को कहा जाता है, जो 12 इमामों का कायल हैं। इनके जो हेड हैं या जो इनके मेन इमाम हैं वो इमाम जाफ़र सादिक हैं।
इसीलिए जो पाकिस्तान के अंदर जहन में रखिएगा, जो मोस्ट कॉमनली फ़िका प्रैक्टिस की जाती है वो हनफी फ़िका है। आपको जब रोज़ा खुलवाया जाता है तो कहा जाता है फ़िका हनफिया के मुताबिक रोज़ा खोल लें, और फ़िका जाफिया के जो फॉलोअर्स हैं वो 10 मिनट बाद इतने बजे खोलेंगे, अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के लिए फ़िका प्रैक्टिस की जाती है, मोस्ट जो सरकारी तौर पर फ़िका प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज़ हनफी फ़िका, एंड फॉर शियाज जाफरिया फ़िका, ठीक है जी। उसको 12वर्स बोलते हैं क्योंकि ये 12 इमामों के कायल हैं। इसके बाद 7ers हैं जी ज़ैदियाज़। ज़ैदियाज़ आर फॉलोअर्स ऑफ इमाम ज़ैद ऑनवर्ड्स, और इनको 7ers बोलते हैं। डिटेल में नहीं जा रहा। 5ers आ गए, ये इस्माइलिया है जी, ठीक है जी। ये अभी तक इनके इमाम जो है वो आगे ऑनवर्ड जो है फर्दर जो है वो चल रहे हैं, बल्कि इनमें 2 मजीद भी जो है वो ऑफ शूट्स हैं इस्माइलीज़ में, जिनको ख्वाजाज और बहराज बोलते हैं। आपको आज भी सिंध कराची के अंदर बोहरी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ख्वाजेज बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। बॉम्बे के अंदर और इंडिया के अंदर भी आपको ख्वाजाज और बहराज जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नज़र आते हैं। वो इस्माइली स्कूल ऑफ थॉट के सब स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है जी। तो ये सिर्फ चीज़ें जेन में रखने वाली हैं कि आपको इससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें माइंड में हों कि ये कहाँ हैं, कौन सी बुक्स हैं, बर्थ ईयर, डेथ ईयर और ऑनवर्ड आगे इनके जो डिसाइपल्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। नेक्स्ट सर, आगे जी डेफिनेशन ऑफ शरिया, फ़िक एंड फ़िक के एलिमेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। अगर आप एलिमेंट्स ऑफ फ़िक्स के अंदर की 2-3 और चीज़ें इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो मैं वो रिलेट कर देता हूँ, विच इज़ मेनली आपसे रिलेट होंगे एलिमेंट्स के तौर पे। नंबर 1 इज़ जी, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्लिगेशन, जो कि फ़राइज़ में फॉल होगा। ये एलिमेंट्स को मैं आगे फर्दर बता रहा हूँ जी। एलिमेंट्स में फ़राइज़, दूसरा रिकमेंडेड मुस्तहब, ठीक है जी, तहरीम जो हराम करता है, देन मकरूह जो कि अबॉमिनेबल हैं, या आपको कह लें कि जिनको आपको ऑप्शन पे छोड़ दिया है मकरूहात के अंदर, और सॉरी लास्ट है जी मुबाह जो आपके ऑप्शनल के ऊपर है। अगर आपके पास कोई और चीज़ अवेलेबल है तो आप उसको फॉलो करेंगे और उसको जो है वो ऑप्शन पे आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। और मकरूह सॉरी तहरीम के अंदर वो चीज़ें शामिल हैं जो सिरे से ही हराम है, जैसे शराब है, यानी कि एबनिशियो जिसको आप वर्ड बोलते हो, शुरू से ही आप उसको हराम कंसिडर करेंगे। और जो फ़राइज़ हैं जिनको कि ऑब्लिगेशन के तौर पे देखते हैं, वो आपके जो मेनली उसमें एग्जांपल दे सकता हूँ वो नमाज है, रोज़ा है, सलात है और ऑनवर्ड और बाकी चीज़ें हैं। नेक्स्ट सर, अब जी आपका जो मेजर पोर्शन जो है वो स्टार्ट होने लगा है, आपके सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके इनमें से जो है वो सवाल कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है जी। सोर्सेज में प्राइमरी सोर्सेज भी हैं और सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं। मुख्तलिफ जो ज्यूरिस्ट हैं वो 2 सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन कुछ ज्यूरिस्ट ऐसे भी हैं जो इसको 3 सोर्सेज में लेके चलते हैं। दे कैटेगराइज इट एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सब्सिडरी, ठीक है जी। तो अब ये एग्जामिनर पे है कि वो किस को जो है फॉलोअप करता है। वैसे इमरान हसन न्याजी साहब की किताब में आपको 2 ही स्कूल ऑफ ये 2 सोर्सेज मिलेंगे, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है जी। तो आपने अपने माइंड में, चूंकि आपके सिलेबस के अंदर ये किताब शामिल है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने माइंड में ये 2 सोर्सेज रखें। इसलिए स्लाइड्स में भी मैंने 2 सोर्सेज की ही कैटेगरी बनाई है, मैंने तीसरा सोर्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो प्राइमरी सोर्सेज में कुरान और सुन्ना शामिल है। सब्सिडरी या सेकेंडरी सोर्सेज में आपके इजमा, क्यास, इस्तेसान, इस्तदलाल, मसलहा मुरसला, इस्तिहाब, इज्तिहाद, तकलीद और कस्टम शामिल है, ठीक है जी। ये आपके उस, और फिर सब्सिडरी के अंदर जो इसके इमरान हसन न्याजी ने भी ऐड किया है वो कौल सहाबी है, ठीक है जी, शराय मिन कबलना है, ठीक है जी, और कस्टम्स, उसमें जिस कस्टम्स को अरबी में उर्फ बोलते हैं, ठीक है जी। आपको अक्सर जो है वर्ड हम उर्फ बोलते हैं एलियस के तौर पे, लेकिन अरबी में उर्फ कस्टम को बोलते हैं। ये जो आप कस्टम्स एंड यूजेस नहीं यूज़ करते, इसके लिए अरबी में जो वर्ड आता है वो उर्फ होता है और इसकी जमा आराफ, ठीक है जी। इसीलिए इसको आपने उर्फ के मीनिंग में जो है वो देखना है। नेक्स्ट सर, अब जी प्राइमरी सोर्सेज की जो डिटेल इमरान हसन न्याजी ने दी है, मैंने उसकी सिर्फ समरी वहाँ पे आपके सामने रखी है ये, क्योंकि वो कम से कम 4 चैप्टर्स हैं, तो टाइम चूँकि वो टाइम कंस्ट्रेंट होता है, फिर कानूनदान वाले भी कहते हैं जी एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है आपकी, ठीक है जी। तो मैंने उसको जो है उसलिए शॉर्ट कर दी है। ये मेरी जो ये प्राइमरी सोर्सेज की जो स्लाइड है ये पूरी समरी है उन पूरे 2-3 चैप्टर्स की, ठीक है जी। बेसिक सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ जो है वो क्या है, डिवाइन रेवलेशंस, ये ज़हन में रखिएगा। अब डिवाइन रेवलेशंस क्या है, वही। अब वही का कॉन्सेप्ट ये है कि वही डज नॉट एमिनेट फ्रॉम द ह्यूमन माइंड,
इट इज़ एमिनेटेड फ्रॉम द सुपर नेचुरल, एक और चीज़ है जो आपको वही प्रोवाइड कर रही है, विच इज़ एसोसिएटेड विद द गॉड, ठीक है जी। अब ये वो कम्युनिकेशन है जो गॉड अपने रसूलों से, अपने मैसेंजर्स से, अपने प्रॉफिट से करता है टूवर्ड्स मैनकाइंड, टूवर्ड्स मैनकाइंड। तो वही की बेसिक डेफिनेशन बस ज़हन में रखें, वही इज द कम्युनिकेशन ऑफ गॉड थ्रू मैसेंजर्स टूवर्ड्स मैनकाइंड, ठीक है जी। आप कुरान देख लें, इंजील देख लें, ज़बूर देख लें, पुराने सहीफे देख लें, ये बेसिकली कम्युनिकेशन है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं किसी और चीज़ को इसके साथ इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, आई एम जस्ट परटेनिंग और रेफरिंग टूवर्ड्स होली कुरान ओनली, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर भी यही है, तो मैं पुराने सहाइफ को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा। वो जब कभी कोई और कोई डिटेल्ड कोई लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे जी पुराने सहाइफ का वो कम्युनिकेशन का लेवल और सिचुएशन जो है वो क्या थी। मैं कुरान के ऊपर इसको रखना चाहिए। वही ए रेवलेशन दैट डज नॉट एमिनेट फ्रॉम द ह्यूमन माइंड, इट कम्स फ्रॉम गॉड टू हिज प्रॉफिट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट रेवलेशन है वो भी आपके पास अवेलेबल, और इनडायरेक्ट रेवलेशन वो भी आपके, इसको आप ज़ाहरी और बातनी भी बोल सकते हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वो थी जो कि नबी मोहतरम को जो है वो वदियत कर दी गई, ख्वाब के ज़रिए, हिंट के ज़रिए, किसी चीज़ का इशारा दे दिया गया, ज़ाहरी तौर पे कोई चीज़ आ गई उनके सामने। और एक्सटर्नल वो थी जो फरिश्ता लेके आया उनकी तरफ। तो आपको एमसीक्यू आ सकता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वही, तो आपने लिखना है 2। अब उसमें इंटरनल भी शामिल है और एक्सटर्नल भी शामिल है, जिसको आप मैनिफेस्ट ज़ाहरी बोल रहे हो, डायरेक्ट है, वेरी वर्ड्स ऑफ अल्लाह, और बाय हैंड्स द होली कुरान। इंटरनल जो बातनी है, ठीक है जी, उसको आप नॉलेज इंस्पायर्ड विद इन प्रॉफिट्स माइंड, हदीस कुदसी भी इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द ओपिनियन ऑफ द प्रॉफिट एम्बॉडीड इन द फॉर्म ऑफ रेशिनेशंस एंड डिलीवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन क्वेश्चंस दैट हैपन टू बी रेज्ड बिफोर हिम। सहाबा कराम की जब जमात आपके सामने बैठती थी तो कई सवाल आपसे पूछे जाते थे, आप जब उसके जवाब देते थे तो सम टाइम आप तवक्कुफ इख्तियार करते थे, आप वही का इंतजार करते थे, किसी हिंट का, किसी इशारे का, किसी वदियत करदा चीज़ का जो है वो आप इंतजार करते थे, फिर मौके के मुताबिक उसका जो है वो आंसर दिया जाता था। तो दिस वाज इंक्लूडेड एज इंटरनल रेवलेशंस बिकॉज इट एमिनेटेड फ्रॉम द गॉड, इसलिए हम इसको वही की ही एक काइंड या वही की ही एक सूरत जो है वो इंक्लूड करते हैं। These two forms of revelations are called roots, principles of Islamic law, जिसको हम नस अरबी में भी बोलते हैं। आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा नसूस, ठीक है जी। तो वो नसूस जो है वो बेसिकली रूट्स के बारे में बोला जाता है, ठीक है जी, नस के बारे में, ठीक है जी। द सोर्सेज दैट आर यूनानिमसली एग्रीड बाय द फोर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट एंड ऑल अदर सोर्सेज, ऑल अदर स्कूल ऑफ थॉट एज वेल। कुरान और सुन्ना के ऊपर किसी का इख्तलाफ मौजूद नहीं है। जो आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं यहाँ पे इख्तलाफ मौजूद है, जैसे कि इमाम शाफी इस्तिसान को नहीं मानते, इमाम मालिक ने मसलहा मुरसला को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी। जो शियाज हैं वो क्यास को नहीं मानते, ठीक है जी। इस तरह इनके अंदर सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर तो इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर किसी स्कूल ऑफ थॉट का आपस में कोई इख्तलाफ किसी किस्म का मौजूद नहीं है। हाँ, हदीस की सेहत के बारे में इख्तलाफ हो सकता है कि ये हदीस गरीब है, ये हदीस मुनकर है, या ये हदीस ज़ईफ़ है, या सिंगल रावी की हदीस है, इसके बारे में उनके इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सुन्ना एज ए सोर्स ऑफ लॉ किसी का इख्तलाफ नहीं है, ठीक है जी। आगे, प्राइमरी सोर्सेज आर बेसिकली ट्रांसमिटेड सोर्सेज while secondary sources are rational sources। ट्रांसमिटेड सोर्सेज क्या हैं? जो फरिश्ते के ज़रिए ट्रांसमिट किए गए, जो कि अहकाम इलाहिया हैं, ठीक है जी। लेकिन जो दूसरे आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो मैन मेड सोर्सेज हैं, और इंसान ने अपनी अकल, अपनी फ़िक्र के ज़रिए उन सोर्सेज को फाइंड आउट किया है, ठीक है जी। उनके सामने कोई नई प्रोपोजिशन आई, कोई नया सवाल आया, तो उसके ऊपर जब उन्होंने पूरा इज्तिहाद किया, इजमा किया, उसके बारे में, उसकी बाबत जो सारे लॉज क्वाइन आउट हुए, जो रूल्स क्वाइन आउट हुए, वो सारे के सारे जो हैं वो आपके अकली सोर्सेज के अंदर, रैशनल सोर्सेज के अंदर सेकेंडरी सोर्सेज हैं। जैसे क्यास करते हो आप, इस्तेसान करते हो, इज्तिहाद करते हो, इस्तदलाल करते हो दलील की बेस के ऊपर, ठीक है जी। इसी तरह आपके जो मेन सोर्सेज हैं, जो आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं, दे आर कॉल्ड फॉर्मुलेटिव और इंटरप्रेटिव, और दूसरे जो सोर्सेज हैं वो प्रोबेबल हैं, यानी कि गुमान के ऊपर फॉल करते हैं, ठीक है जी। वो इंटरप्रेटिव हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म था, उसको इजमा के जरिए इंटरप्रेट किया गया, क्यास के जरिए इंटरप्रेट किया गया। तो आपको एमसीक्यू आ सकता है कि इंटरप्रेटिव सोर्सेज आर कॉल्ड, तो आपने सेकेंडरी सोर्सेज लिखना है। अगर आपको आ जाए फॉर्मुलेटिव सोर्सेज आर कॉल्ड, तो आपने प्राइमरी सोर्सेज। फॉर्मुलेटिव क्या होते हैं? जो लॉ फॉर्मुलेट करते हैं, वो आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं। स्पेकुलेटिव, प्रोबेबल या इंटरप्रेटिव जो वर्ड आएगा, ये 3 वर्ड आते हैं नॉर्मली, ये तीनों वर्ड सेकेंडरी सोर्सेज के लिए आपने यूज करना है। ये दोनों को जरा माइंड में रखिएगा।
लास्टली जी ये मैंने पहले भी बोल दिया कि कुछ लोग सेकेंडरी वो इंक्लूड करते हैं और कुछ लोग सब्सिडरी इंक्लूड करते हैं। ये सेकंड लास्ट जो मेरा पॉइंट है स्लाइड के अंदर, इसको ऐड कर लें। लॉज डिस्कवर्ड थ्रू द प्राइमरी सोर्सेज मे बी एक्सटेंडेड थ्रू रैशनल सोर्सेज। ये मेन थीसिस है कि जो लॉज हमने डिस्कवर किए हैं प्राइमरी सोर्सेज से यानी कि कुरान और सुन्ना से, उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं बाय रैशनल सोर्सेज या बाय सेकेंडरी सोर्सेज। जैसे कि होली कुरान एंड सुन्ना है तो उन्हीं के अहकामात को थ्रू इज्तिहाद हमने डिफरेंटली जो है वो इंक्लूड कर लिया, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो हमने इसको अप्लाई कर लिया। ठीक है जी। वो जैसे कुरान पाक में सिर्फ खमर का हुक्म है, इन्नमल खम्र वल मैसर, ये दो जिक्र है। अब खमर तो सिर्फ रेड अंगूर से जो शराब बनती है लिक्विड फॉर्म में, सिर्फ उसके ऊपर तलाक होता है। हमने इसका हुक्म चर्स पे भी अप्लाई कर दिया, हेरोइन पे भी अप्लाई कर दिया, चित्र पे भी अप्लाई कर दिया, अफीम पे भी कर दिया। ठीक है जी। और भी जो आपको दरवेशी धुएं जितने नज़र आते हैं सब के ऊपर जो है वो आपको इतलाक क्यों आता है कि उसकी नस और उसकी जो इल्लत है वो बेसिकली सेम है। तो उसी नशावर चीज़ के हुक्म को आपने लेटेस्ट चीज़ों के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लिया। ये सेकंड लास्ट लाइन को इस तरह अंडरस्टैंड करें, लॉज डिस्कवर्ड थ्रू द प्राइमरी सोर्सेज मे बी एक्सटेंडेड थ्रू रैशनल सोर्सेज। वो क्यास और इज्तिहाद के जरिए आप उसको जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं। नेक्स्ट सर, अब होली कुरान पहला सोर्स, ठीक है जी। इसमें नॉर्मली आपने ज़हन में रखना है जी कि कुरान का इटसेल्फ वर्ड कुरान पाक में कितनी मरतबा आया, तो 70 टाइम्स। ये सवाल पूछा गया है आपके, आई थिंक ADPP या किसी और पेपर को मैं पास पेपर में देख रहा था, तो इट वाज ओवर देयर। ठीक है जी। इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा जाता है। 114 सूरतें हैं, ठीक है जी। और इतनी मरतबा ही, और समटाइम वो इस चीज़ को ट्विस्ट करके पूछता है। 114 सूरतें हैं तो वो पूछता है कि 114 मरतबा ही बिस्मिल्लाह इसमें लिखी गई है, तो कहना है नहीं, सूरह तौबा के साथ बिस्मिल्लाह शामिल नहीं है, तो उसमें आपने बिस्मिल्लाह के लिए 113 वर्ड यूज़ करना है। हालांकि उसको एज ए आयत के तौर पे इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन वो एक बात की, लेकिन स्टार्ट नहीं है उसके साथ। आपने सूरतें 114 बतानी है, बिस्मिल्लाह की अगर वो नंबरिंग पूछे तो वो आपने 113 बतानी है। इसी तरह आपको जो लेकिन ये आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह 114 मरतबा ही कुरान पाक में मौजूद है। ठीक है जी। एज ए सूरत के पार्ट के तौर पे, नॉट स्टार्ट ऑफ द सूरत के तौर पे। सूरह तौबा बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट नहीं होती। ये अच्छा, ये भी एक MCQ आ सकता है, विच सूरह डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। तो नीचे 3 सूरतें दे सकते हैं, तो आपने तौबा का वहाँ पे लिखना है कि जी ये जो सूरत है ये बेसिकली उससे स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद सर 540 रुकूज़ हैं, 6666 जो हैं इसके अंदर आयात हैं। इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं 62,037 आयात हैं, कुछ लोग कहते हैं 64,000 समथिंग आयात हैं। लेकिन चूंकि पॉपुलरली हर किताब ने नकल मारी हुई है तो 6666 ही लिखा हुआ है, तो आपने भी इसी पे अगर आ जाए तो टिक करना है। अपनी जूरिस्प्रूडेंस वहाँ पे नहीं लिखनी कि 6264 है या 6400 समथिंग है, आपने 6666 ही वहाँ पे मेंशन करना है। क्योंकि हर क्विज बुक में भी, हर MCQ की बुक में भी यही चूँकि तादाद लिखी हुई है, पॉपुलरली भी यही कंसिडर होती है, तो आपने यही लिखनी है। 7 मनाजिल हैं जी, 7 पोर्शन हैं। ठीक है जी। इसके बाद टोटल वर्ड्स 30 पाराज या पार्ट्स या अज्जा कह सकते हैं, 3,23,760 टोटल वर्ड्स हैं जी। ठीक है जी। इसके लिए नीचे मैंने वो ये ऐड कर दिया, अगर आप सॉरी उसमें देखेंगे लास्ट जो मेरी आपको नज़र आ रही है स्लाइड का पार्ट, उसमें मैंने उसको रिकग्नाइज़ कर दिया कि 6,000 भी हैं, 666 भी हैं, 6204 भी हैं और सारी, लेकिन आप इसको ख़त्म कर देंगे, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी उसको छोड़ दें। अच्छा जी। अब कुरान जो है बेसिकली एक लीगल कोड भी है। इसमें आपको सिविल लॉ भी मिलेगा, पीनल लॉ भी मिलेगा, फैमिली लॉ भी मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, कमर्शियल, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपको इससे रिलेटेड जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन आदाब हैं, जैसे सलूक है, जैसे कि आपका हमसाये के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, बच्चों के साथ है, दोस्तों के साथ है, ये जो बाहमी आपका जो है वो रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड भी आपको अहकामात मिलेंगे। नेक्स्ट सर, मैं स्किप कर रहा हूँ, टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट। ठीक है जी। अहमद भाई मेरे लिए बैठे हैं यहाँ पे, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। नहीं सर, आई एम हम्बल सर्वेंट। अच्छा जी। सुन्ना जो है वो बेसिकली लिटरली इट इज़ नोन एज वेल नोन पाथ। सुन्ना के मीनिंग के ऊपर जो है वो एक मरतबा MCQ आया था। तो सुन्ना बेसिकली क्या है, रेकमेंडेड पाथ। आप देखो ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका, तो हम उसकी अगर कोई अदा को, किसी एक्ट को परफॉर्म करते हैं, जैसे कुर्बानी है तो सुन्नत इब्राहीमी, सुन्नत फ़लाँ, तो जब हम इसको एसोशिएट करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से, तो फिर ये सुन्नत मोहम्मदी मीन्स वे ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, इट इज़ कॉल्ड वे ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। अच्छा, अब हम कुछ लोग इसको जो है ना वो
मिस इंटरप्रेट करते हैं, ये सवाल भी आ सकता है. सुन्ना इज नॉट ओनली द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट, इट इज एक्शंस, इट इज वर्ड्स एंड साइलेंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद एज वेल. तीनों चीज़ें हैं. आप सल्लम से किसी ने सवाल किया, आपने मसलहतन खामोशी इख्तियार की, ना उसके करने के बारे में हुक्म दिया, ना ही उसके ना करने के बारे में हुक्म दिया, वो भी आपका सुन्ना के अंदर टेस्टेड अप्रूवल के अंदर जो है वो, या आपकी जो है वो सुन्ना तकरीरिया के अंदर जो है वो फॉल करता है. ठीक है जी. अच्छा, अब मैं इसकी जूरिस्प्रूडेंशियल जो डेफिनेशन है, दोज रिलीजियस एक्शंस व्हिच आर इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद एंड व्हिच मुस्लिम्स इनिशियली रिसीव्ड थ्रू कंसेंसस ऑफ ओपिनियन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, ऑफ द होली प्रॉफिट, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद एंड फर्दर थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन के जरिए जो चीज़ें हमारे पास आई, ये बेसिकली सुनना है. तो अगर आप इसको वन लाइन डेफिनेशन के अंदर अगर आपको इंक्लूड करना चाहें तो ये बेसिकली आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं. अच्छा, अब सुन्ना के बारे में कुछ लोग इसको इक्वली रैंक कर देते हैं विद होली कुरान. इसको अंडरस्टैंड करें, ये वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ज़रूर है, बट सुन्ना सप्लीमेंट्स होली कुरान. सुन्ना इज द कमेंट्री ऑफ द होली कुरान, सुन्ना इज द एलेबोरेशन ऑफ द होली कुरान. होली कुरान को आप पहले प्राइमरी सोर्स के तौर पे रखते हैं. देखें ना, अल्लाह ताला का मकसद सिर्फ किताब भेजना नहीं था, उन्होंने साथ आपको प्रैक्टिकल गाइड भी भेजा ताकि ये तुम पर मेरी आयतें खोल खोल कर बयान करे. ठीक है जी. तो वो जो आयतें खोल खोल कर बयान की गई हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने एक्शंस के ज़रिए भी, अपनी अदात के ज़रिए भी, अपने कॉल के ज़रिए भी और अपनी ज़िंदगी के ज़रिए भी आपको जो है वो चीज़ें जो है वो एलेबोरेट की हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नीचे आप इसको देख रहे हैं, मैंने सुन्ना की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हदीस की जो किताबें हैं उनके नाम रखे हैं. इस पर MCQ आता है. वो सही बुखारी पूछ सकता है, उसमें कितनी हदीस हैं, वो भी ओरिजिनली सोर्सेज से देख के ये मैंने लिखी हैं. ये मैंने गाइडों से या MCQ की या आपकी क्विज बुक से देख के नहीं लिखा, ये ओरिजिनल बुक से जो है वो मैंने मेंशन किया हुआ है. सही बुखारी इमाम बुखारी ने लिखी, वो 870 में फौत हुए. 7275 अहादीस. सही मुस्लिम 9200 अहादीस. अबू दाऊद 888 888 अहादीस. जामे तिरमिज़ी 892 अहादीस. अल नसाई इनकी आगे मैंने हदीस को नहीं कोट की हुई. इसके बाद इमाम मालिक की 1720 अहादीस. और ये नीचे एक और मेरे ख्याल से स्लाइड्स जो है वो उसके अंदर ये इसको ज़रा स्मॉल करें, ज़रा इसका आ जाएगा आपसे. चलिए, स्लाइड्स मौजूद होंगी, वो अपलोड कर दीजिएगा, वो इजीली उसको लास्ट पॉइंट को देख लेंगे. नेक्स्ट सर. अच्छा जी, अब ये जो सुन्नियों की तो आपने किताबें ये देख ली, जिसमें 2 सही हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी. ठीक है जी. उसके बाद कुछ जो है वो जामे हैं, जैसे जामे तिरमिज़ी है. ठीक है जी. अब शियाज़ की भी 2 किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैं और ये पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो शियाज़ जिन सुन्ना की किताबों पर रिलाय करते हैं. ठीक है जी. उसमें असूलुल काफ़ी मोहम्मद इब्न यकूब अल कल्यानी अल राजी, इन्होंने लिखी 15,176 अहादीस. अल इस्तिब्सार शेख मोहम्मद अल तूसी ने लिखी 5,511 अहादीस. अल तहज़ीब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, अल तहज़ीब और अल काफ़ी. ये इससे मेजर पोर्शंस जो शिया स्कूल ऑफ थॉट अपने अहकामात के लिए रिलेट करते हैं, ये इन 2 किताबों से करते हैं. और उनकी आगे जितनी तादाद हदीस है वो भी मैंने साथ इंक्लूड कर दी है. ठीक है जी. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब जो कि मंसूब है हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, वो भी इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मैंने ऐड की है, नहजुल बलागा. ठीक है जी. ये भी जूरिस्प्रूडेंस और हदीस से रिलेटेड है जी. पार्ट्स ऑफ हदीस जो हैं वो 2 किस्म के, इस पे सवाल आता है जी. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हदीस? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ हदीस. पहली इस्नाद और फिर मतन. आपने अक्सर हदीस का शुरू देखा होगा, काला रसूलुल्लाह अन अबी हुरैरा अन फलान अन पहले 10-15 नाम होंगे. फिर लिखा होगा काला, उन्होंने कहा, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में वो हदीस कोट हुई होगी. तो हदीस के 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स, जिसको असनाद बोलते हैं. ठीक है जी. एंड सेकेंडली टेक्स्ट, मतन ऑफ हदीस. ठीक है जी. जैसे आप किसी स्कॉलर को जो है वो कोट करते हो, यू से रोनाल्ड डवार्किंग सेज, और आगे उसकी कोटेशन आप ऐड करते हैं. तो इसी तरह हदीस के लिए जो है वो पहले असनाद कोट की जाती हैं कि ये हदीस किन किन सहाबियों से, किन किन लोगों से जो है मंसूब है, और फिर आगे उसका टेक्स्ट जो है वो इंक्लूड किया जाता है. ठीक है जी. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशन है जी, मैंने मेनली 3 जो है वो कैटेगराइजेशन की है, जो कि मोस्ट कॉमन और मॉडर्न है. इसके बाद मैंने उसकी जो हदीस की किताबों में जो कैटेगराइजेशन की गई है, मैंने वो भी बोल दी है, लिख दी है यहाँ पे. पहली है जी सही, जो कि साउंड और ऑथेंटिक है. नंबर 2 ज़ईफ़, जो कि वीक है. और तीसरी मौजू, जो कि फैब्रिकेटेड है.
जिसको वो कहते हैं कि ये तहरीफ शुदा है, इसमें नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक ओवर द जनरेशंस जो है ना अल्फाज और कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने चेंज कर दिया हुआ, ठीक है जी। तो वो तहरीफ शुदा हैं, उनको फैब्रिकेटेड या मौजू बोला जाता है। और दूसरी है जी आपकी ज़ईफ़ जो वीक हो गई, कि वीक वो है जो कि वक़्त के साथ साथ कोई और सब्सिट्यूटरी हदीस आ गई तो पहली वीक हो गई, या पहली जो है वो आप उसको कहते हैं कि एब्रोगेट हो गई और नई हदीस जो है उसको उसने इन प्रोसेस या इन ऑपरेशन जो है वो ऐड कर लिया। और पहली कैटेगरी है जी सही, जो कि साउंड है, जिसमें चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स भी पूरे हैं, अल्फाज जो प्रॉफिट मोहम्मद के हैं वो भी मनवन वही हैं, कॉन्टेक्स्ट भी सही है, और जो बंदे उनको कोट कर रहे हैं उनकी सेहत के बारे में, उनकी अकली अजहान के बारे में किसी किस्म का कोई शक मौजूद नहीं है। मसलन कई ऐसे भी लोग थे ना जो कि देवर नोन फॉर लाइंग, जो झूठ बोलते थे, उनसे भी कई हदीस मंसूब की गई, तो फिर उनको ज़ईफ़ या उनको जो है मौदू या फैब्रिकेटेड का कह दिया गया कि ये फैब्रिकेटेड है, क्योंकि इसके कहने वाले या इसके आगे कोट करने वाले जो हैं वो इट्सेल्फ जो है वो इतने सही नहीं थे जिनके ऊपर के हम एतबार कर सकें या लॉ उसके ऊपर बना सकें। अच्छा जी, अब जो अकॉर्डिंग टू लीगल फोर्स हैं जो लॉ से रिलेटेड है, उनमें कौली, फेली और तकरीरी हैं। कॉल वो कॉल जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से मुतल्लिक हैं। अब उनमें वो कॉल शामिल नहीं है जैसे आपने किसी को आवाज़ दी तो वो भी हदीस में शामिल कर लिया। नो, ओनली दोज अहादीस विच परटेन टू द इस्लामिक लॉज और विच आर मेंट फॉर द एलुसिडेशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन और एलेबोरेशन ऑफ द इस्लामिक लॉज, दे विल बी कॉल्ड एज कॉली हदीस। फेली वो एक्शंस जो आपके किसी लीगल ऑर्डर को या लीगल आस्पेक्ट को, लॉ को एलुसिडेट करने की, जैसे कुरान में हुक्म है जी नमाज कायम करो, तो हमने तो प्रॉफिट मोहम्मद को नमाज पढ़ते देखा ना, उन्होंने ही हमें सिखाया कि आगे नमाज कैसे कायम करनी है, तो ये बेसिकली उनकी आगे फर्दर जो है वो हमने उनसे सीखा। तो ये सुनना है। फेली वो होगा जो आपके एक्शन से रिलेटेड है, और तकरीरी वो है जहाँ पे आपने साइलेंस ऑब्जर्व की। तकरीरी वो हदीस है जहाँ पे आपने साइलेंस ऑब्जर्व की। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू लीगल फोर्स हाउ मेनी काइंड्स, और उनमें ये पूछा जा सकता है कि कौली हदीस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ डैश, तो फिर आगे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू लीगल फोर्स, ठीक है जी। एंड सेकेंडली है जी अकॉर्डिंग टू फॉर्म, कि किस फॉर्म के जरिए हमारे तक वो हदीस आई, वो मुत्तसिल फॉर्म में आई या मुरसल फॉर्म में आई। मुत्तसिल वो है जो कनेक्टेड है, जिसमें कोई भी चेन ऑफ ट्रांसमीटर जो है वो मिसिंग नहीं है, जिसमें कोई भी बंदा जो है जनरेशंस ऑफ जो नरेटर्स हैं, अहादीस के रावी हैं, वो मिसिंग नहीं है, तो वो आपकी क्या है, मुत्तसिल, कनेक्टेड। और जहाँ पे एक चेन ऑफ ट्रांसमीटर मिसिंग है, एक जनरेशन मिसिंग है, या दो चार साहबी मिसिंग है, मैंने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, और फिर उसने किससे सुना, वो एक बंदा मिसिंग है या एक जनरेशन मिसिंग है, वो फिर आपकी मुरसल होगी। वो हमारे तक अरसाल करदा तो आई, ठीक है जी, लेकिन वो बेसिकली उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो कनेक्टेड थी, इसीलिए उसको डिसकनेक्टेड जो है वो लिख दिया गया। मुत्तसिल हदीस की तीन फर्दर काइंड्स हैं, मुतवातिर, मशहूर और अहद। मुतवातिर वो हैं जो कि तवातर के साथ एक पूरे सीक्वेंस के साथ आई, मशहूर जो कि मेजर सहाबे कराम ने और रावियान ने उसको नरेट किया, अहद जो कि सिंगल मैन रावी हैं जिसके, इसको खबर वाहिद भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसी तरह मुरसल में डिस्कनेक्टेड हैं। फिर जी अदर फॉर्म्स में गरीब, हसन और मुनकर, ठीक है जी। ये इमाम सयूती और कुछ और दो तीन इमाम से, इमाम तिरमिज़ी भी उसमें शामिल हैं जिन्होंने ये हदीस की कैटेगरीज जो है वो पॉइंट आउट की थी, ठीक है जी। डिटेल में नहीं जा रहा, इसको स्लाइड्स में और मेरे नोट्स में आप इसको जो है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ये इसको भी छोड़ो। नस्ख, आपका जो मैंने पहला जो चैप्टराइजेशन मैंने बनाई थी, तो लास्ट जो 26 चैप्टर है वो आपका नस्ख से रिलेटेड है। नस्ख बेसिकली आप बोलते हैं, नस्ख बेसिकली आप बोलते हैं व्हाट यू कॉल एब्रोगेशन को, सॉरी एब्रोगेशन को बोलते हैं, ठीक है जी। एब्रोगेशन क्या है, कुरान पाक में भी कुछ ऐसी आयात हैं जो कि अर्लियर अहकामात को बाद वाले अहकामात के साथ एब्रोगेट कर दिया गया। अब चूंकि लॉ गिवर आपको वो आयात, वो अहकामात जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर उसको एब्रोगेट करने का इख्तियार भी लॉ गिवर के पास ही है। आपका लेमैन या इंसान जो है उससे उसको जो है वो एब्रोगेट नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब लिटरली मीन्स टू अनल समथिंग, कैंसिलेशन, और नस्ख के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, चार बेसिक ओकेजन्स हैं जहाँ पे आपके नस्ख को जो है वो इंक्लूड किया गया। चार बेसिक आपके जो हैं वो व्हाट यू कॉल ओकेजन्स हैं जहाँ पे नस्ख को जो है वो इंक्लूड किया गया। मैंने आयात के रेफरेंसेस वहाँ पे कोट कर दिए हैं, अल-अराफ 154, अल-जाशिया 29, अल-हज 52 एंड अल-बकरा 106। इसके बारे में किसी
जूरिस्ट को, किसी मुहक्कक को, किसी और को इख्तलाफ नहीं है। कुछ और चीज़ों के बारे में इख्तलाफ है, जैसे कि उसके मोड्स के ऊपर आ गया या किसी और चीज़ के ऊपर आ गया। तो एब्रोगेशन से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में किसी किस्म का इख्तलाफ या किसी किस्म की और कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो नहीं है। हाउ मैनी मोड्स ऑफ नस? तो मोस्ट कॉमनली ये सवाल पूछा जा सकता है, देयर आर 2 मोड्स ऑफ नस, एक है परमानेंट मोड, एक है टेम्परेरी मोड। परमानेंट मोड के अंदर वो चीज़ें हैं जहाँ पे कि आपका प्रीवियस शरियाज हैं जिनको कि प्रीवियस शरियाज को एब्सोल्युटली परमानेंटली जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया, जिनको हम शराय मन कबलना बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं? शराय मन कबलना। जब कुरान आया, जब शरीयत मोहम्मदी आई, तो शरीयत मोहम्मदी ने उससे पहले वाली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। तो ये परमानेंट एब्रोगेशन थी, ठीक है जी। और जो टेम्परेरी एब्रोगेशन है उसमें कुछ सिचुएशंस हैं जिसको कि पहली वाली सिचुएशन को बाद वाली सिचुएशन के साथ मनसूख किया गया। उसमें मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर रहा हूँ ऑर्डर्स अबाउट तयम्मुम, ठीक है जी। तयम्मुम के बारे में कि जो अहकामात थे वो बाद वाली आयत के अंदर जो है उसको मनसूख करके पहले वाली सिचुएशन को जो है वो ख़त्म किया गया। अब टाइप्स को माइंड में रखिएगा, टाइप्स दोनों के ऊपर मैंने आयात के हवाले भी साथ ऐड कर दिए हैं। मोस्टली आयात का हवाला आपको MCQ में नहीं आता, लेकिन टाइप के नाम पूछ सकता है वो कि इम्प्लिसिट एब्रोगेशन कौन सी है और एक्सप्लिसिट एब्रोगेशन कौन सी है। एक्सप्लिसिट में वो चीज़ें हैं कि जिनको कि आपने एक्सप्रेसली बाय योर वर्ड्स, बाय एक्शन और बाय सरीहन अप्रूवल, जिसको टेस्टेड अप्रूवल बोलते हैं, उसके ज़रिए जो है वो मनसूख किया गया। जैसे विजिटेशन ऑफ ग्रेव्स था, औरतों को ममनू कर दिया गया। ये पहले औरतें जाती थी, ठीक है जी, आपको जो है वो एक्सप्रेसली जो है उसको ममनू किया गया। जैसे पहले लोग शराब पीते थे, ठीक है जी, बल्कि ये आयत भी थी वला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, और नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी और नमाज का भी ख्याल ना किया और जोहर के वक्त जो है गुल गपाड़ा शुरू कर दिया, तो फिर एब्सोल्यूट हुक्म आ गया, एक्सप्लिसिट एब्रोगेशन आ गई। इसी तरह के भी आपने जो है वो शराब जो है वो नहीं पीनी। रिजसम मिन अमल शैतान, निजस हैं, शैतानी अमाल में से हैं, फ़ज्तनिबूहु, आज के बाद इससे इज्तनाब करें। इसी तरह किबले की मनसूखी का हुक्म, ठीक है जी, वो भी एक एक्सप्रेस हुक्म था, ठीक है जी। इसी तरह अब आपको इम्प्लिसिट हुक्म के अंदर जब आप आएंगे, ये इम्प्लिसिट के इम्प्लिसिट के अंदर आएंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसी वर्सेस मिलेंगी जो कि बाद वाली वर्सेस में जो है उसको चेंज किया गया। इसमें मोस्ट कॉमनली जो एग्जांपल कोट की जाती है वो बिक्वेस्ट की है, वो आपकी वसीयत से रिलेटेड है। उसमें आयात का हवाला भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है जी, आप ऐड कर सकते हैं कि बिक्वेस्ट टू पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 180 है। और फिर स्पेसिफिक शेयर इनका इनहेरिटेंस में ऐड कर दिया गया, ठीक है। सूरह निसा देख लें, आयत नंबर 4, सूरह निसा देख लें, आयत नंबर 4। तो पहले वाली बकरा वाली वर्स को जो है निसा वाली वर्स के साथ जो है वो रिवर्स इम्प्लिसिट कमांड के जरिए जो है वो रिवर्स किया गया, या उसको जो है वो नस्ख के मीनिंग में उसको इंक्लूड किया गया। फर्दर इसको जो हमारी किताबों में ऐड किया गया है वह नस्ख कुल्ली और नस्ख जुज़वी भी कहा जाता है, कि एक्सप्लिसिट कमांड को, जो एक्सप्लिसिट हुक्म को जो है वो नस्ख कुल्ली बोलेंगे, और जो जुज़वी है, पार्शल है, इम्प्लिसिट है, कि एक आयत का एक हिस्सा जो है मनसूख कर दिया गया, बाकी सारी आयत मनसूख नहीं की गई। तो ये 2 पार्ट्स भी माइंड में रखिएगा, इस पे आपका MCQ जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट सर, इजमा। सर बेसिकली इजमा और इज्तिहाद के कंपैरिजन के ऊपर सवाल आता है मोस्टली कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्योंकि इजमा भी जूरिस्ट करते हैं और इज्तिहाद भी जूरिस्ट करते हैं। तो मेरा फिर सवाल है आप लोगों से कि जी इज्तिहाद और इजमा में फिर फ़र्क क्या होगा? इजमा करने वाले भी जूरिस्ट और इज्तिहाद करने वाले भी जूरिस्ट, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? The only difference is that ijma is the consensus of the opinion of the whole ummah, जिसको इजमाउल उम्मा बोलते हैं, या consensus of companions, इजमाए सहाबा, ठीक है जी, या अहले मदीना के लोग बैठ के जब इजमा करते थे उसको इजमा बोला गया, इजमाए अहले मदीना। या अकॉर्डिंग टू शियाज जो अहले बैत के लोग थे उनके इजमा को उन्होंने इजमा बोला। तो इजमा के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, तमाम जूरिस्ट जब आपस में मिलकर कंसेंसस करेंगे तो उसको इजमा बोलेंगे। इज्तिहाद सिंगल मैन ओपिनियन है, इजमा में तमाम जूरिस्ट शामिल हैं, इज्तिहाद में सिंगल जो मुज्तहिद है वो शामिल है। जैसे इमाम अबू हनीफा का कोई एक्शन या कोई उनका कोई दिया हुआ कॉल, ठीक है जी, इमाम मालिक का, इमाम जाफर सादिक का, या कोई और, वो सिंगल मैन। जब तमाम जूरिस्ट उसके ऊपर अपनी राय या अपना जो है वो ओपिनियन जो है वो कंसेंसस के ज़रिए जो है वो अप्लाई करेंगे, इट वुड कॉल्ड एज
इजमा। तो दोनों के डिफरेंस को जो है वो जेन में रखिएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सर, अब ये डेफिनेशंस के हवाले से जो है वो एमसीक्यू पूछा जाता है। तमाम अमामीन के मुताबिक इजमा की डिफरेंट कैटेगरी है। जैसे इमाम शाफी जो है वो सिर्फ इंटायर कम्युनिटी जो इजमाल उम्मत है उसको कंसिडर करते हैं। हम्बलीज जो हैं वो सिर्फ इजमाए सहाबा को कंसिडर करते हैं। हनफीज ज्यूरिस्ट ऑफ एन एज, किसी भी दौर के तमाम ज्यूरिस्ट को इसके रेफरेंस में जो है वो इंक्लूड करते हैं। मालकी सिर्फ अहले मदीना के किए हुए इजमा को इजमा मानते हैं, और जो शियाज हैं वो सिर्फ अहले बैत के किए हुए इजमा को इजमा कंसिडर करते हैं। बाकी किसी और चीज़ को वो इजमा के कॉन्टेक्स्ट में फॉल नहीं करते, ठीक है जी। ये बेसिकली आप इजमा को जो है मीनिंग में लेंगे। एक सिर्फ लीगल कैपेसिटी, लीगल आस्पेक्ट के तौर पे इसमें चीज़ें जो शामिल होने वाली हैं वो ज़हन में रखिएगा कि इजमा ऑफ द कंपेनियन इज़ इक्वल टू हदीस मुतवातर। ये सवाल पूछा जा सकता है कि विच इजमा इज़ इक्वल टू हदीस मुतवातर, और वो ये कह सकता है कि इजमा ऑफ द कंपेनियन इज़ इक्वल टू हदीस, नीचे ऑप्शन दे सकता है हदीस मुतवातर, मशहूर, अलाहद या कोई और चीज़। तो इजमा ऑफ द कंपेनियंस इज इक्वल टू हदीस मुतवातर, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको लिखोगे। नेक्स्ट सर, क्यास। क्यास से रिलेटेड जो चीज़ आती है बेसिकली क्यास क्या है, इट इज़ मेजरिंग और एसरटेनिंग द टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है जी। अब क्यास के अंदर जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, बस वो नोट करें। एक इसके एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, असल, फ़र्क, इल्लत और हुक्म। असल जो ओरिजिनल हुक्म है, ठीक है जी, जो ओरिजिनल लॉ है। फ़र्क जो न्यू केस है, न्यू प्रोपोजिशन है। इल्लत जो उसका अंडरलाइंग इफेक्टिव कॉज है। और हुक्म जिसका हुक्म उसके ऊपर इतलाक होना है। जैसे असल हुक्म क्या है, शराब हराम है। दूसरा न्यू केस क्या है, वो हेरोइन है, ठीक है जी। इल्लत क्या है, दोनों नशावर हैं। अब जो पहला हुक्म है वो आखिरी दूसरे हुक्म के ऊपर भी, दूसरी चीज़ के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें उसके ऊपर जो है वो शामिल होगी। तो क्यास के ज़रिए आप एक हुक्म को दूसरे नए हुक्म की नई चीज़ के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज क्यास, ठीक है जी। दूसरी क्यास की काइंड्स के ऊपर जो है वो सवाल पूछा जाता है। क्यासे कतई, क्यासे ज़नी ज़ोए के साथ, क्यासे जली और क्यासे खफ़ी। क्यासे जली वो है जो कि एपरेंट है, ठीक है जी, एविडेंट है, ठीक है। और दूसरा क्यासे खफ़ी जो कि हिडन है, ठीक है जी। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि क्यास जो है वो बिल्कुल ओपन है, एपरेंट है। जैसे खमर की मिसाल दे रहा हूँ, खमर में हराम करदा जो नशा है वो एपरेंट है, ठीक है जी, वो क्यासे जली है। खफ़ी क्या होगा, जैसे हदीस है कि जी 40 बकरियों में से एक बकरी जो है वो आप अल्लाह की राह में जो है उसको इस्तेमाल करें, उसको दें उसके इफ्जाने के तौर पे, ठीक है जी। अब गरीब के लिए उसकी बकरी जो है उसका 61 है, वो कहता है मैं बकरी का जो इफ्जाना है वो दे देता हूँ, ये कैसे खफ़ी है। वो कहते हैं जी मेरा 61 बच जाए बकरी से तो मैं मज़ीद भी अपना रेवड़ पर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है जी। 40 से मेरे 42 भी हो सकते हैं, 44 भी हो सकते हैं, तो मैं एक बकरी का जो इफ्जाना है उसकी जो कीमत है मैं वो दे देता हूँ, मेरा 61 बच जाएगा। तो ये कैसे खफ़ी होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, इस्तेसान पूरा चैप्टर है जी आपकी बुक के अंदर। 3, 4, 5 MCQs आएंगे इससे। अब ये देखें कि 5 नंबर की इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस में मोस्ट कॉमनली 10 से करीब आपको वो MCQs दे सकता है, ठीक है जी। और वो 10 मोस्ट कॉमनली आपने इन सारे चैप्टर्स में से, इन चीज़ों में से आपने निकाल लेने हैं। मैंने मोस्ट कॉमनली आपको ये चीज़ें, ये स्लाइड्स वगैरह आपको दे देनी है। इसके साथ कुछ ये मेरे पुराने पेपर्स में से और मोस्ट कॉमनली जो पूछे गए MCQs हैं उसका एक PDF भी बना हुआ है, वो भी मैं शेयर कर दूँगा। मैं अहमद कीम साहब को सेंड कर दूंगा या कानूनदान वालों को, वो आपको ऑलरेडी आगे जो है वो अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। आप उनको भी देख लीजिएगा। अच्छा, इस्तेसान से जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो चीज़ पूछी जाती है वो ये है कि ये वो चीज़ है विच इज़ प्रेफर्ड और कंसिडर्ड टू बी गुड, ठीक है जी। मुस्तहसन तरीका क्या होता है, ठीक है जी। तो आपको ये पूछा जा सकता है विच इज़ द थिंग टू बी कंसिडर्ड और प्रेफर्ड टू बी गुड इज़ कॉल्ड क्यास और इस्तेसान। और नॉर्मली इस्तेसान, इस्तदलाल और इस्तिसहाब, इन तीनों को मिक्स करके पूछता है वो। तो आपको तीनों के डिफरेंस माइंड में होने चाहिए। इस्तदलाल विच इज रिलेटेड टू योर आइडियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, दलील से, इस्तदलाल दलील से रिलेटेड। इस्तेसान बेसिकली 2 क्यास में से आप एक को प्रेफर कर रहे हैं। आपके सामने एक शरई हुक्म को अप्लाई करने के लिए 2 क्यास है। एक क्यास आपके लिए हार्डशिप क्रिएट कर रहा है और एक क्यास आपके लिए ईज क्रिएट कर रहा है। तो हुक्म ये है कि उस चीज़ को का एहतमाम करें जो आपके लिए ईज क्रिएट करता है।
आप कहते हैं यार मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं सारे रोज़े जो है वो सहरी के बगैर ही रखूँगा, लेकिन अल्लाह कहता है कि जी नहीं, आप सहरी करें, आपके लिए इसमें आपके लिए खूबियाँ भी हैं और इसका सवाब भी है। तो अपने लिए ईज़ इख्तियार करें। लोग बूफे करने चले जाते हैं सहरी टाइम भी, अफ्तारी टाइम तो करते ही हैं ना, तो नॉर्मली सहरी के वक्त भी चीज़ें जो है वो इसी तरह अच्छा, तो इसीलिए आपने ईजी मोड जो है वो अप्लाई करना है, मुश्किल मोड अप्लाई नहीं करना। दिस इज़ कॉल्ड इस्तेसान। ठीक है जी। फिर ये पूछा जा सकता है कि इस्तेसान किसने कॉइन आउट किया, तो आप उसमें लिख सकते हैं इमाम अबू हनीफा इज़ रिपोर्टेड टू सेड दैट ही इज़ द फाउंडर ऑफ इस्तेसान, या ही इज़ द मेन फोररनर ऑफ इस्तेसान। ठीक है जी। और इसको क्रिटिसाइज सबसे ज़्यादा किसने किया, उसमें इमाम शाफी का नाम आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी। बेसिकली ये भी पूछा जा सकता है कि हु टोटली रिजेक्ट्स इस्तेसान, विच स्कूल ऑफ थॉट टोटली रिजेक्ट स्कूल ऑफ इस्तेसान, तो आप उसमें शिया स्कूल ऑफ थॉट इंक्लूड कर सकते हैं कि शिया टोटली जो है इस्तेसान को वो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है जी। बेसिकली इस्तेसान की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि उम्र फारूक के दौर में कहत पड़ गया था, तो उन्होंने हाथ काटने की सज़ा मुअत्तल कर दी थी। उन्होंने कहा था जी कि मैं एक जो बंदा जो सारी फैमिली के लिए कहत के दौर में कमा रहा है या उसके लिए खाने के लिए ला रहा है, अगर वो पेट की आग बुझाने के लिए रोटी चोरी करता है, उसका हाथ भी काट दिया, तो मैंने एक शख्स को पहज नहीं किया, मैंने पूरी फैमिली को पहज कर दिया। तो स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि इंसानी हुकूक के खिलाफ हो, ठीक है, या इंसानों के खिलाफ हो। तो उन्होंने उस दौर के अंदर, वो फैमिन के दौर के अंदर, कहत के दौर के अंदर हाथ काटने की सजा मुअत्तल कर दी थी, ताकि लोगों के लिए ईज क्रिएट की जा सके, मजीद हार्डशिप क्रिएट ना किए जा सके। तो इसी चीज़ को बेस बनाते हुए इमाम अबू हनीफा ने जो लॉ क्वाइन आउट किया, दैट इज कॉल्ड एज इस्तेसान। अब इसके पैरेलल जो इमाम मालिक ने जो डॉक्ट्राइन क्वाइन आउट किया था, इट इज़ कॉल्ड एज मसलहा मुरसला। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो इस्तेसान है, इट इज़ कॉल्ड एज ज्यूरिस्टिक इक्विटी, कि ज्यूरिस्ट इसको डिसाइड करेगा, या उस ज्यूरिस्टिक इक्विटी होगी कि विच इज़ थिंग टू बी गुड एंड विच थिंग इज़ मोर ईजियर एंड नॉट क्रिएटिंग एनी हार्डशिप। और सेकेंडरी जो है वो आपका जो मसलहा है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक गुड, यानी कि टू क्रिएट ईज फॉर द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है जी, वो पब्लिक गुड के अंदर जो है वो फॉल करेगा। नेक्स्ट सर। Now the most commonly called ijtihad. Ijtihad is derived from the word jahad, to put maximum effort, to struggle hard, to strive hard, और ये कह सकते हैं it is the process of making a legal decision by independent interpretation in the light of Holy Quran and Sunnah. Basically ये independent interpretation है, लेकिन आप इज्तिहाद करते हुए दायरे कुरान और सुन्ना से बाहर नहीं जा सकते। आपने उन्हीं चीज़ों के बारे में इज्तिहाद करना है जिनके बारे में आप सरीहन तौर पे कुरान और सुन्ना ने ममनुआत क्रिएट नहीं की। अगर कोई चीज़ कुरान और सुन्ना में ममनू है, हराम है, आप उस पर इज्तिहाद भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये इंडिपेंडेंट लॉ मेकिंग ज़रूर है, लेकिन इट ट्राइज टू गो विद द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो नीड्स ऑफ द सोसाइटी हैं, आप उससे रिलेट इसको करके जो है वो फर्दर चीज़ें फॉर्मुलेट करें और चीज़ों को रिलेट कर लें। ठीक है जी। आगे चलें सर। अब इज्तिहाद के ऊपर जो एमसी